गाउस लॉ के एप्लीकेशन में एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long wire infinitely long straight wire। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें गाउस लॉ का एप्लीकेशन देख सकते हैं। किस तरह के लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात की जा रही है। ये मान लीजिए हमारे पास में कोई वायर है जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है और स्ट्रेट है, और इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यूनिफॉर्मली किया गया है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्मली। जैसे हमने इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि इस लाइन चार्ज के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं हम इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा, जो कैसी होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है लेंथ पे, लाइन के लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसलिए वो लैम्डा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर, जैसे कि हम कंसिडर करें किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पॉइंट P जो है ये इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? r। और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा o। तो पॉइंट o जो कि पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट है P, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो जो है चार्ज एलिमेंट, लाइन चार्ज एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन चार्ज एलिमेंट लें, इस लाइन चार्ज एलिमेंट को बोल सकते हैं हम P1। ये एक लाइन चार्ज एलिमेंट हो गया। सिमिलर वे में सिमेट्रिकली ओ के दूसरी तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल एक दूसरा लाइन चार्ज एलिमेंट लेते हैं, सेम डिस्टेंस पे, सेम साइज का, और उस लाइन चार्ज एलिमेंट को बोल सकते हैं हम P2। और इन दोनों चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे? P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा रेडियल डायरेक्शन में? क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो चार्ज हमने लिया है यहाँ पे वो कैसा है? पॉजिटिव। सिमिलर वे में जो
P2 है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। और इस तरीके से ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आए हैं ड्यू टू लाइन चार्ज एलिमेंट P1 एंड P2, उनकी डायरेक्शन आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है। अब ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है P1 और P2 की वजह से, इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी डायरेक्शन में कर सकते हैं? एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया जा सकता है इसके कंपोनेंट, और एक कर सकते हैं हम वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट करें तो हम देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे कैंसिल? क्योंकि P1 और P2 आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट, एक का वर्टिकल कंपोनेंट अप बढ़ आएगा, दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट डाउन बढ़ आएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से, वो कौन सी डायरेक्शन में बचेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा। तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, P1 और P2 की वजह से। ऐसे हम इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये जो हमारा इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पर हम ऐसे और भी चार्ज पेयर, ऐसे जो P1 और P2 के जैसे एलिमेंट के पेयर हमने लिए, ऐसे हम पेयर और भी ले सकते हैं। और उन पेयर की वजह से इस पॉइंट P पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि रेडियल डायरेक्शन में आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल एट P ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लॉन्ग, जो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया, अगर नेगेटिव होता तो रेडियल इनवर्ड हो जाता। दूसरा क्या है कि ये जो पॉइंट P है, अगर हम इसको कंसिडर करते हुए कोई अगर यहाँ पे इस वायर के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन कंस्ट्रक्ट करे, इस वायर को इस पॉइंट P को लेते हुए, यानी कि R रेडियस का कोई सर्किल हमने ड्रॉ किया और सर्किल का जो प्लेन है वो कैसा है, इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा P डैश, ये पॉइंट हो जाएगा P डबल डैश। तो इन सब पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन में है। और हमने देखा है कि इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे प्लेन के सभी पॉइंट्स पर कहाँ होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता चल गया। अब अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए हम आगे बढ़े, थोड़ा सा एक बार डायग्राम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। तो हमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, उसको हम यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करें। ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया हुआ है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गाउस लॉ यूज करने वाले हैं, और गाउस लॉ के लिए हमें जरूरत होती है गाउसियन सरफेस। तो यहाँ पर हम एक गाउसियन सरफेस जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसा गाउसियन सरफेस लेते हैं? इस लॉन्ग वायर के लिए जो सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस लिया जा सकता है वो कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सिलिंड्रिकल शेप होती है, सिलेंडर जो बनेगा यहाँ पर, उसकी जो सरफेस होती है, यस, उस सिलेंडर के सभी पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी।
उस केस में यहाँ पर ये इस तरह का सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। ये कैसा है? ये है आपका गाउसियन सरफेस। ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये क्या है? गाउसियन सरफेस। और इस गाउसियन सरफेस पर ही हमारा पॉइंट पी है जिस पर कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस गाउसियन सरफेस पर ही हमारा क्या है? पॉइंट पी है जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और हम ये पता कर चुके हैं कि इस गाउसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी है? रेडियल डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर मेंशन करके लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन किसकी जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट पी। अब ये जो गाउसियन सरफेस हमने लिया है तो ये क्लोज्ड गाउसियन सरफेस हो गया। इस क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज होगा, कहाँ से कहाँ तक का? ये जो वायर का जो सेक्शन इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस के अंदर आएगा, जितना सेक्शन इसके अंदर आ रहा है उस सेक्शन के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो ये हो जाएगी सिलेंडर की रेडियस और ये हो जाएगी सिलेंडर की लेंथ एल। तो एल लेंथ इस वायर की सिलेंडर यानी कि गाउसियन सरफेस के अंदर है, तो उसको हमें चार्ज के रूप में कंसिडर करना है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गाउस लॉ अप्लाई करना है तो क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा? ये जो गाउसियन सरफेस है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ये जो गाउसियन सरफेस है इसको हम तीन सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये सरफेस हो जाएगा, इसको नाम दे सकते हैं S1। नीचे जो सरफेस है इसको नाम दे सकते हैं S2। और ये जो तीसरा सरफेस है जिसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ये हो जाएगा सरफेस S3। तो S1 पे S1 जो हमारा सरफेस है उस पर अगर हम कोई सरफेस एलिमेंट लें, इसी तरीके से S2 पर भी कोई सरफेस एलिमेंट लिया जा सकता है और S3 पर भी कोई सरफेस एलिमेंट लिया जा सकता है। इन सरफेस एलिमेंट्स की वजह से जो एरिया वेक्टर होगा, इन सरफेस एलिमेंट्स की वजह से जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पर बात करें सरफेस S1 पे, जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ पर होगा? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा S1 वेक्टर। वर्टिकल आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया था क्लोज्ड सरफेस के लिए जो एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो सरफेस के बाहर की तरफ होती है, परपेंडिकुलर, नॉर्मली आउटवर्ड। इसी तरीके से S2 के लिए जो एरिया एलिमेंट वेक्टर होगा वो कहाँ पर हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हो जाएगा डेल्टा S2 वेक्टर। और ये जो सरफेस S3 है इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रेडियली या नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये किसकी जाएगी? डेल्टा S3 वेक्टर, राइट। तो इन तीनों केसेज में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रहेगा? रेडियल डायरेक्शन में रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर। और सरफेस S2 के इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रहेगा? रेडियल डायरेक्शन में रहेगा। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है? रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ सरफेस S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। सरफेस S2 के लिए भी ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और सरफेस S3 के लिए ये एंगल कितना रह जाता है? 0 डिग्री। तो सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। तो हम तीनों हिस्सों से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका φ1। φ1 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S1। और इसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे आप अपना, तो वो हो जाएगा समेशन E वेक्टर डॉट डेल्टा S1
वेक्टर। अब हम जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखें S1 के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री, और जब cos 90 रखेंगे तो ये φ1 क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली φ2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा S2 वेक्टर। और इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं, हमने अभी देखा है कि सरफेस S2 के लिए भी जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है, cos 90 क्या हो जाएगा 0। सो दिस फ्लक्स ऑल्सो गोज टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। एंड फाइनली क्या हो जाएगा φ3, तो φ3 हमारा कौन सा फ्लक्स हो जाएगा, φ3 इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S3 विच इज कर्व्ड। इसके लिए जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लक्स का, तो ये हो जाएगा समीशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा S3 वेक्टर। अब इसको आगे लिखेंगे तो समीशन ई डेल्टा S कॉस थीटा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉस जो थीटा है सरफेस S3 के लिए कितना है 0 डिग्री है, तो ई जो है वो कांस्टेंट है। इस गाउसन सरफेस के सभी पॉइंट पर, ये जो हमारी गाउसन सरफेस है, ये जो गाउसन सरफेस हमने कंसिडर किया है ये वाली, इस गाउसन सरफेस के सभी पॉइंट्स की इस वायर से डिस्टेंस क्या है, कर्व्ड वाले की S3 की, S3 पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी इस गाउसन सरफेस से इस वायर से डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी का क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके मैग्नीट्यूड को समेशन से बाहर लिख सकते हैं, ई और cos 0 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा समेशन डेल्टा एस और डेल्टा S3। तो ये जो समेशन डेल्टा S3 है ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ S3, और सिलेंडर के केस में ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा E इंटू 2πr_l। इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल फ्लक्स अब यहाँ लिख सकते हैं हम, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा φ इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गाउसन सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ई इंटू 2πr_l। तो φ इक्वल्स टू ई इंटू 2πr_l, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है अभी। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, गाउस लॉ अप्लाई करना है। गाउस लॉ क्या कहता है, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या कहता है गाउस लॉ कि भाई ये जो फ्लक्स होगा क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गाउस लॉ का स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस गाउसन सरफेस में वो कितना है, तो यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में, जो हमारा गाउसन सरफेस है इसके अंदर वायर का कितना पार्ट या कितनी लेंथ इस गाउसन सरफेस के अंदर है, एल लेंथ इस गाउसन सरफेस के अंदर है। तो एल लेंथ में जो चार्ज होगा वही गाउसन सरफेस का एनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ एल इज कंटेन्ड length L is contained inside the Gaussian surface and linear charge density क्या है हमारी, linear charge density लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मानी थी हमने, लैम्डा। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ कितनी इनक्लोज्ड है इस गाउसन सरफेस के अंदर, एल। तो ये हो जाएगा क्यू इन यानी कि लैम्डा एल। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सा हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
राइट। अब हम इस क्यू इन का यूज करके अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ जो फ्लक्स होता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो 6 है और 4 है, जो दोनों जो है एक ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो बाई कंपेरिजन या बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 6 क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL इक्वस टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और यहाँ से क्या चीजें कट हो जाएंगी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हम आगे लिख सकते हैं। तो वो क्या बचेगा हमारे पास में, E इक्वस टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन निकल कर आता है, जो कि जो हमारा स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उससे 8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन हमें पता ही है वो कौन सी होती है, रेडियल डायरेक्शन होती है। तो इन वेक्टर फॉर्म इसको कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वस टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन जीरो आर, और इसको लिख सकते हैं एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक जो लॉन्ग स्ट्रेट, इन्फाइनेटली लॉन्ग जो स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। इस तरीके से हम और भी एप्लीकेशन आगे की क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।